टेलीस्कोप। एज वी डिस्कस्ड कि भाई टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को पास बनाने में। माइक्रोस्कोप का यूज अलग था। माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स की इमेज को बड़ा करके दिखाता था। वहाँ का कॉन्सेप्ट अलग था कि वहाँ इमेज को बड़ा करने से एंगल ऑफ विजन बड़ा हो जाता था। यहाँ पर इमेज को पास बनाने से एंगल ऑफ विजन बड़ा होगा। दोनों का कॉन्सेप्ट वही है, एंगल ऑफ विजन हमें बदलना है। तो उसी हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाएगा बीटा अपन अल्फा वाला, याद है। चलिए, तो टेलीस्कोप क्या है बेसिकली? टेलीस्कोप एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को पास बनाता है। ठीक है, दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं जनरली। एक टेलीस्कोप हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप होता है जिसमें लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेंसेज की हेल्प से हम दूर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज को पास बनाते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। दूसरा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर की हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं। लास्ट में हम एक कंपैरिजन देखेंगे रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग में, दोनों में, जब समझ लेंगे उसके बाद कि कौन सा बेटर है, कौन सा ज़्यादा सही रहता है, किसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किसके क्या एडवांटेज हैं, ये सारी बातें हम स्टडी करेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है ये पहले इन्वेंट किया गया था, पहले बनाया गया था किसके द्वारा? गैलीलियो गैलीली के द्वारा। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो बनाया गया था वो गैलीलियो गैलीली ने बनाया था। गैलीलियो गैलीली ने जो टेलीस्कोप बनाया था वो बनाया था आसमान में जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। उसी आधार पर उनके टेलीस्कोप को नाम दिया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग की ही बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिंग में भी अंदर जा रहे हैं हम। तो रिफ्रैक्टिंग में भी अंदर जाने पर दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं। एक वो होते हैं जो जमीन से आसमान की ओर दिखाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरे होते हैं जो जमीन से जमीन पर ही देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप का मतलब होता है जो जमीन से जमीन पर ही देखना है, हमको दूर की किसी चीज़ को देखना है, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग, वो है टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप। और अगर स्पेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कोई प्रॉब्लम किसी को उसमें? सिलेबस में हमें स्टडी करना है अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दोनों में एक हल्का सा अंतर बता दूं आपको मैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कितने लेंस यूज किए जाते हैं? दो लेंस होते हैं। आगे की तरफ लगा होता है बड़ा लेंस, ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस लगा होता है वो बड़ा होता है, और हमारी आंख के पास जो लगा होता है वो उससे छोटा होता है। जितना माइक्रोस्कोप में था उतना ही होता है वो। माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस से कम था, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस से बड़ा है। आईपीस उतना ही है, आईपीस का साइज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बराबर ही लिया जाता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस से बड़ा है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस से छोटा है। डायग्राम जो हमने बनाया था वहां पे देखा था ऑब्जेक्टिव काफी छोटा लिया था, आईपीस बड़ा लिया था। इस पर आईपीस उतना ही है लगभग, बस इस बार ऑब्जेक्टिव को बड़ा किया गया है। इसके पीछे का कारण हम समझेंगे बाद में, बट सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस पाए जा रहे हैं। अच्छा, ये आप समझते हैं कि एक लेंस के द्वारा बनेगी, जैसे माइक्रोस्कोप में था, एक लेंस के द्वारा बनेगी रियल इमेज, एक से बनेगी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या करती है? रियल इमेज कैसी बनती है? एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से बने तो उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा वो रियल बनाएगा, और वो इमेज जो रियल इमेज बनी है वो इमेज हमारी जो है वो उल्टी इमेज बनती है। अब उसी इमेज को आईपीस दोबारा से रिक्रिएट करेगा, लेकिन वो इमेज बनेगी वर्चुअल। तो वर्चुअल जैसे ही पहले इमेज थी वैसी की वैसी बनेगी, मतलब फाइनली जो इमेज बनेगी, डायग्राम में देखेंगे आप, फाइनली जो इमेज बनती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से वो वर्चुअल होती है और इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज बनती है। वर्चुअल तो बनती है लेकिन इरेक्ट नहीं होती, इन्वर्टेड होती है। दूसरी बात, टेरेस्ट्रियल की बात करें, हमें चाहिए टेरेस्ट्रियल में। आप सोचो जरा, आसमान में तो उल्टा देख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन से जमीन पर देखना तो हमें तो ये चाहिए ना साहब कि एक ऐसा और लेंस हो जो इस इमेज को वापस से उल्टा कर सके। इसके लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में तीन लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं।
एक ऑब्जेक्टिव होता है लेंस, एक आईपीस होता है, और एक इरेक्टिंग लेंस होता है जो उसको इरेक्ट करे, सीधा करे इमेज को। मतलब पहले इमेज बनी, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई, उल्टी इमेज बना दी, उस उल्टी इमेज को सीधा किया वापस से इरेक्टिंग लेंस में, और फिर आईपीस ने उसी की एक वर्चुअल इमेज बना दी बड़ी करके। इस तरह से चलता है टेरेस्ट्रियल में। तो ये सारी कहानी थियोरेटिकल है, हमें मेन बात करनी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर, जिसका डेरिवेशन हमें करना है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, बाकी किसी की नहीं निकालनी है। मेन कॉन्सेप्ट ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। शुरू करें। डायग्राम जैसे आपने माइक्रोस्कोप पर देखा था वैसे ही इसका देखना है आपको। प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर हम बना रहे हैं एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का साइज काफी बड़ा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के पास थोड़ी रखा हुआ, ऑब्जेक्ट कहां होगा? टेलीस्कोप से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सो कैन वी कंसिडर दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी? कंसिडर। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से है, इंफिनिटी से जो लाइट रेज आती हैं उनकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पर। एक बात और सभी समझ ले जा रहा, सभी बच्चे, आपने जनरली इस बात को कम ही पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है तो उसकी इमेज हमें फोकस पे मिलती है, लेकिन अगर वो लाइट रे सामने से आ रही हो तो, अगर वो लाइट रे ऊपर से आ रही है तो इमेज फोकस पर नहीं बनती है, तो इमेज बनती है फोकल प्लेन में। ये डिफरेंस है दोनों में। फोकल प्लेन क्या होता है, स्टडी किया था हमने पहले 10th में भी। फोकल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जो फोकस से पास होता है। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक लाइट रे डाली है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, लाइट रे इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे है। एक ऑप्टिकल सेंटर से डाली है जो कि सीधी निकल जा रही है, और एक लाइट रे हम डालेंगे इसी के पैरेलल, मान लीजिए इसका फोकस जो है ये बड़ा लेंस है, बड़ा लेंस है तो फोकस इसका दूर होगा, फोकस इसका मान के चलो यहाँ पर करीब अप्रॉक्स, यहाँ मान लीजिए ये फोकस है ऑब्जेक्टिव का, तो ज़्यादा हो जाएगा, बैंड हो नहीं पाएगी लाइट। डायग्राम हमने ऐसा बना दिया है, पहले बना लेते हैं, पहले बैंड कर लेते हैं, दोबारा बनाते हैं क्योंकि डायग्राम से खराब हो जाएगा। मैं दोबारा बना रहा हूँ, एक बार सही से देखना पूरा डायग्राम। एक लाइट रे हमने पास कराई है ऑब्जेक्टिव से जो कि सीधी निकल जाएगी, और एक हम लाइट रे डाल रहे हैं इसी के पैरेलल जो कि बैंड होकर ये बैंड होगी, अगर तो बैंड होकर ये करीब करीब ऐसे हो जाएगी, जहां कहीं पे ये आपस में मिल रही हैं। अब पहले इस डायग्राम को सही से समझ लो, क्योंकि ये डायग्राम आपने कभी बनाया नहीं है इस तरह से। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक लाइट रे जो आपने ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई है वो तो सीधी निकल जाती है। दूसरी लाइट रे आप जो इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे कहाँ जाके मिल जाएगी, मतलब पैरेलल कोई लाइट रे अगर आ रही है तो वो कहाँ जाके मिलनी चाहिए, फोकस पे मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस पे जाके मिलती है। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे जाके मिलती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये जो लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो कहां जाके मिलेगी, इसकी इमेज बनती है फोकल प्लेन में। अब फोकल प्लेन क्या होता है ये समझ ले। फोकल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है। ऐसे मान के चलो एक स्क्रीन में यहां लगा दे रहा हूं जो फोकस से पास कर रही है, तो इस प्लेन को मैं कहूंगा ये फोकल प्लेन है।
तो इन्फानाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज हमेशा फोकल प्लेन में बनती है। अगर वो सीधी लाइट रे आ रही होंगी तो एग्जैक्ट फोकस पे बन जाएगी, और सीधी नहीं आ रही होंगी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही होंगी, इन्फानाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही होंगी तो इमेज बनती है फोकस पर ही। लेकिन अगर इन्फानाइट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, लाइट रे अलग हैं, तो इमेज बनती है फोकल प्लेन में, बस फोकस पे नहीं बनती, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा हो जाता है। समझ में बात आ रही है सभी को? यहां तक बात समझ आ रही है ना? ये जो इमेज बनी है ये फोकल प्लेन में बनी है। फोकल प्लेन क्या है? फोकस से पास होने वाला प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है। इस बात को कहीं नोट कर लेना अपने आप, अगर आपको फोकल प्लेन याद ना रहे तो। ये फोकल प्लेन क्या है? फोकल प्लेन इज बेसिकली अ प्लेन पासिंग परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू फोकस। अ प्लेन पासिंग फ्रॉम फोकस which is perpendicular to the principal axis is known as focal plane। इसको नोट कर लेना। इन्फानाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमेशा फोकल प्लेन में ही बनती है। अब जो फर्स्ट डायग्राम बनाया है, क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इसको देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा डायग्राम को बताया है जो आपने फोकल प्लेन का जिक्र किया है। इससे पहले कहीं फोकल प्लेन की बात हमने की नहीं थी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूंगा इससे। क्लियर है? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, आप मून को देख रहे थे या किसी भी चीज को आप देख रहे थे, इन्फिनिटी पर है वो, उसकी इमेज बनेगी फोकल प्लेन में। कैसे बन रही है? इस तरह बन रही है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट है तो सीधी निकल गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं हो रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो फोकस पर मिलती अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो। नियम हमारा इधर ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे अगर आती है तो फोकस पे मिलती है। अगर पैरेलल नहीं आ रही है लेकिन इन्फिनिटी से आ रही है तो वो फोकल प्लेन में ही जाके मिलेगी, फोकल प्लेन को जाके इंटरसेक्ट करती है वो। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पे काम ऑब्जेक्टिव का खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। आगे होता है इसके आगे यहां पर आईपीस, एंड एज आई टोल्ड यू आईपीस का साइज ऑब्जेक्टिव से कम होता है। ठीक है, आईपीस छोटा होता है लेकिन इतना छोटा नहीं कि जितना माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव था उतना छोटा भी नहीं होता है। आईपीस तो उतना ही बड़ा होता है, बस ऑब्जेक्टिव बड़ा हो गया इस बार। लेट्स सपोज आईपीस। अब आईपीस वाले केस में सुनो, आईपीस छोटा लेंस भले ही है, डायग्राम इसका समझ लेना, भले ही लेंस छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है कि आप इसको ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप जैसा मान लो। फोकल लेंथ इसकी अब भी उतनी जितनी पहले थी माइक्रोस्कोप वाले में, मतलब फोकल लेंथ इतनी कम नहीं है इसकी। इसका फोकस मान लीजिए यहाँ पर है, सपोज ये फोकस है आईपीस का, एफ ई है, तो इमेज बन रही है इस बार फोकस के अंदर। 6 नंबर वाला जो केस था, तो एक लाइट रे डालेंगे आप पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कहां जाके मिलनी चाहिए? फोकस पे जाके। और एक लाइट रे डालेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, जो कि सीधी निकल जाएगी। यू कैन सी कि दोनों लाइट रे कैसी हैं? डाइवर्जिंग है। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं, ये आपका प्यारा सा नेत्र है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ तो इमेज नहीं बनेगी। अगर इधर इमेज नहीं बनेगी तो इमेज कहाँ बनेगी फिर? इसके उल्टी साइड में आपका ब्रेन एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, जैसे आप पीछे की तरफ कोई इमेज बन रही होगी। यहाँ पे लाइन टेढ़ी आ रही है, सीधी आ रही है? टेढ़ी आ रही है, नीचे की तरफ होगी।
इसको मिलाएंगे जरा हम। तो कहीं बहुत दूर जाके ये लाइट रेज दोनों आपस में कट करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये बनेगी फाइनल इमेज। डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया तो फिर आगे की कहानी तो आसान है। ये बनेगी फाइनल इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये रहा, आईपीस ये रहा। जरा डायग्राम पूरा सही से देख लो दोबारा से एक बार। टेलीस्कोप के थ्रू किस तरह से इमेज बनती है देखना जरा, फिर से मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको। डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को? पहला ऑब्जेक्टिव वाला डायग्राम था कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज थी तो फोकल प्लेन में इमेज बन गई। अब इस इमेज को आई लेंस ने, आई पीस ने रिक्रिएट किया, तो इसकी रिक्रिएशन में जो वर्चुअल इमेज बनी हमारी वो यहां बन रही है। आगे बढ़े इससे, डायग्राम बना लीजिए पहले से। माइक्रोस्कोप में क्या था फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का, याद है? मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा, बीटा क्या था? बीटा थी एंगल सबटेंडेड बाई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एंगल बाई फाइनल इमेज, है ना? फाइनल इमेज, जैसे यहां देखो फाइनल इमेज ये रही, तो फाइनल इमेज क्या एंगल बना रही है? ये आ रहा है एंगल, तो ये है बीटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यही बनाया था, आपको याद होगा, यही बीटा था वहां पे भी, यही बीटा यहां पर है। बट अल्फा क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, है ना, डी पर। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखकर फिर आप देखेंगे उसकी आंख, आपकी आंख पर कितना एंगल बना रहा है। तो क्या टेलीस्कोप में पॉसिबल है ऐसा कि आप मून को उठा के ले आओ अर्थ पर और 25 सेंटीमीटर रख के देखो मून को? चंद्रयान 3 हम भेजते ही क्यों फिर? हम बात कर रहे हैं, अल्फा पॉसिबल नहीं ना कि 25 सेंटीमीटर पर ले आओ आप ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, सेलेस्टियल बॉडी है, पहली बार हम ला ही नहीं सकते, और ले भी आए तो अर्थ पे तबाही आ जाएगी, अर्थ ही नहीं बचेगी। अगर मून को आप 25 सेंटीमीटर छोड़ो, आप अगर 10,000 किलोमीटर पर भी ले आए तब भी अर्थ बचेगी नहीं, स्वाहा हो जाएगा मामला। खैर, मतलब कुल मिला के अल्फा ये वो अल्फा नहीं है जो माइक्रोस्कोप में था। बीटा तो वही है, एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, बट अल्फा ये वो अल्फा नहीं है। अल्फा क्या है फिर? अल्फा ऐसा 25 सेंटीमीटर पर नहीं ला सकते ना, कोई बात नहीं, जहां पे है वहीं से कितना एंगल बना रहा है आंखों पर। मतलब सिंपल सा ही है, अल्फा है एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, जस्ट। इसमें ये मेंशन करना आवश्यक नहीं है कि इमेज ऑब्जेक्ट डी पर रखा हुआ है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी है वहीं से कितना एंगल बना रहा है हमारे माइक्रोस्कोप पर, टेलीस्कोप पर। तो ऑब्जेक्ट जो यहां पर है, यहां से ये जो एंगल बन रहा है, यू कैन सी दिस इज अल्फा। हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस से कांटेक्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ है ना ऑब्जेक्ट हमारा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे कितना एंगल बना रहा है? तो ये इसका देखें, एंगल इसका ही आ रहा है। एंगल हमेशा देखा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर पर, जैसे यहां भी देखा है तो ऑप्टिकल सेंटर पर देखा जा रहा है एंगल, ऐसे यहाँ पर, ऐसे नहीं कि ऊपर वाली लाइन से चेक करो। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है, तो इससे एंगल नापा जाता है। यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन से नापा है। तो अल्फा है एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। इसमें ये मेंशन नहीं करना है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये मेंशन नहीं करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है या 25 सेंटीमीटर पर है, जहां भी है वहीं से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डेट इज अल्फा। बढ़े इससे आगे, इसके आगे तो बस कैलकुलेशन है, सारी कहानी, सारी फिजिक्स जो हमें लगानी थी वो यही थी। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म यहाँ तक, इसके आगे फिर मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है। लगाते हैं, इतना आपको पता है कि बीटा अल्फा, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो एंगल तो छोटा ही बनेगा ना, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ मतलब बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan बीटा और अल्फा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
टेन बीटा टेन अल्फा। जरा बताओ टेन बीटा कितना होगा? पॉइंट्स के नाम अगर मैं रख दूं, ऑब्जेक्ट हमारे पास मान के चलो ए बी होगा कहीं पर, जहां भी है ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट ए बी था, तो इमेज बनेगी उसकी ये वाली ए डैश बी डैश, इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, और फाइनल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट से जरा ध्यान देखें, बीटा निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल से। व्हाट इज टेन बीटा? ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश, ये ओ डैश बोलूं उसको या फिर ई बोल दे रहा हूं, आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर ई बोल दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर इसको ओ बोल दे रहा हूं, ठीक है। ई और कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना लोग, ई का कहीं यूज नहीं है, ठीक है। बताइए टेन बीटा कितना आ जाएगा? क्या दोनों माइनस के होंगे? ए डैश बी डैश माइनस का होगा और ए डैश ई भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो मैं फाइनली प्लस के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, या लिख ही दो, कंफ्यूजन ना हो इसमें। माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का ए डैश ई, ये हो गया टेन बीटा। अल्फा जरा निकालो। अच्छा अल्फा का बड़ा मसला पड़ेगा यार, कुछ पता ही नहीं कहाँ परपेंडिकुलर कितना बेस, परपेंडिकुलर कितना, इसको ये तो लाइन इन्फिनिटी से आ रही है, कितना परपेंडिकुलर कितना बेस कुछ आइडिया नहीं है, तो अल्फा कैसे निकालें? इसके लिए हम लगाएंगे अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट। सब कि ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, इससे निकाल लेंगे अल्फा इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। निकालो सब, टेन अल्फा क्या आ जाएगा इसमें? माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन, ये तो प्लस में आएगा, ये डिस्टेंस इधर है राइट साइड में ना, ए डैश ओ, तो ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, यानी ए डैश ओ ऊपर आ जाएगा और ए डैश ई नीचे आ जाएगा, सही है। व्हाट इज ए डैश ओ? वी तो है, लेकिन ये वी फोकल लेंथ है, इंफिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज फोकल प्लेन में बन रही है, ये वी जो है ये एफ ओ है तो इमेज डिस्टेंस, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज तो फोकस से बनती है ना, तो ये इमेज डिस्टेंस ही एफ ओ है। देखो जरा कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा और क्या चीज, अब ए डैश ई क्या है? ये यू ई है, ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये यू ई है। एक काम करते हैं, चलो आप लगा दीजिए छोटे, हम ऑलरेडी माइनस साइन कंसिडर कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ भले लिख दिया है, लेकिन इसको माइनस का नहीं लगाएंगे, साइन तो हम पहले कंसिडर कर चुके थे ना, दो बार नहीं करना है। लगाओ जरा, ए डैश ओ, ये एफ ओ है अपॉन ये आ जाएगा यू ई, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ चुका है एफ ओ अपॉन यू ई। इसको नोट कर लें, ये बेसिक वाला केस है, फिर इसके बाद आएंगे स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 2, ध्यान है कल वाले टॉपिक वही लगेंगे, जरा इसको बराबर से नोट कर लीजिए। क्या था पहला केस आपको याद है? व्हेन इमेज हाँ, तो अरे ऑब्जेक्ट थोड़ी डीपर लेकर आएंगे, इमेज तो ला सकते हैं ना डीपर, हमें तो इमेज को डीपर लाना है ना, ऑब्जेक्ट तो जहां हो तो वहीं रहेगा। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट बी, मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं। इमेज कहां बना रहे हैं आप लोग? डी पर बना रहे हैं, वी लगा रहे हैं माइनस डी, लगाइए लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v
अच्छा ये किसके लिए लग रहा है, ऑब्जेक्टिव के लिए या आईपीस के लिए? ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ये एडजस्ट कर रहे हैं, तो किसको कर रहे होंगे एडजस्ट? आईपीस को। ऑब्जेक्टिव तो आगे लगा होता है, टेलीस्कोप देखा होगा आपने, आगे लगा होता है, उस पर कोई जोर नहीं है, वो जहां है वो वहीं रहता है, केवल पोजीशन चेंज होती है आईपीस की। जैसा माइक्रोस्कोप में था वैसे यहाँ पे भी है, आईपीस के लगा रहे हैं, मतलब जो आईपीस है सिर्फ इसके लिए बात चल रही है। लगाइए तब, एफ की जगह इक्वल टू बी की जगह आ जाएगा, माइनस यू की जगह आ जाएगा बस यूई। क्या करें, हमें लाना है यहाँ पर एफ ओ अपॉन यूई लाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करें? एफ ओ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, करिए जरा मल्टीप्लाई। एफ ओ से मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू एफ ओ अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई। सही है क्या? हाँ एफ अपॉन यू ई आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या करें अब, एफ ओ अपॉन डी को चले जा रहे हैं, तो एफ ओ अपॉन यू ई इक्वल टू, देखो इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो कुछ कॉमन आ रहा है, लिखो जरा, देखो क्या आ रहा है, एफ ओ अपॉन एफ ई प्लस एफ ओ अपॉन डी। कोई समस्या? देखो एफ ओ तो कॉमन आ रहा है राइट साइड में, देखो जरा, इसकी जगह तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं एम, और एफ ओ तो कॉमन आ ही रहा है, एफ ओ कॉमन आने के बाद आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। हैं जी, सही है। अगर मैं इसमें जबरदस्ती एफ ई और कॉमन लेना चाहूं, मतलब ऐसे समझो, इमेजिन करो कि मैंने यहां पर एफ ई का मल्टीप्लाई एफ ई का डिवाइड कर लिया, और ऐसे में मैं 1 अपॉन एफ ई और कॉमन ले रहा हूं, मतलब मैं इसको ऐसे लाना चाह रहा हूं, एफ ओ अपॉन एफ ई, और कॉमन लेने वाला यहां पे जाएगा हमारे पास 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, ये हो जाएगा। देखिए जरा, अच्छा सुनो जरा, एम की वैल्यू माइनस में थी ना ये, तो ये हमारा माइनस एम आएगा, एफ ओ अपॉन यू ई माइनस एम आएगा, माइनस एम, तो इस माइनस को मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो फाइनली एम ये आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई सभी को? देखें एक बार जरा, कहां पर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको घर जाकर करने की जरूरत है दोबारा से, और जरूर करें अन्यथा भूल जाओगे। इसमें थोड़ा सा अंतर ही आया है, खाली हमने जबरदस्ती जो काम किया वो ये किया बस, कि आप एफ ही अपॉन कॉमन, अपॉन वाला कॉमन ले लिया हमने बस। दूसरा केस पढ़े इसका, स्पेशल केस नंबर 2। हाँ जी, स्पेशल केस जो था हमारा सेकंड वाला, क्या था, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब v की जगह क्या लेना है हमको, इन्फिनिटी। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, लेंस फॉर्मूला लगाइए, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। सही है, एफ की जगह क्या लगेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी कहानी आईपीस के लिए है, इसलिए फोकल लेंथ आईपीस की लगेगी, 1 अपॉन एफ ई, 1 अपॉन इन्फानाइट, 1 अपॉन माइनस यू ई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एफ होगा, 1 अपॉन इन्फानाइट तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद
एफ ओ, ये हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई इक्वल टू, इधर प्लस का हो जाएगा एफ ओ अपॉन यू ई, माइनस अगर आप मान लें, मतलब ये माइनस एम आ गया, ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, तो एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ। इन्फिनिटी पर है तो मैग्नीफाइंग पावर ये आएगी, और अगर डी पर है तो मैग्नीफाइंग पावर ये आएगी। नोट करने से फिर आगे बढ़ेंगे इसको। जब इसे इन्वेंट किया था उस समय उन्होंने प्रूफ किया था जोहान्स कैपलर, नहीं कैपलर नहीं, कैपलर तो उनके बाद आए थे, गैलीलियो के बाद में थे, और नहीं कैपलर पहले थे। एक नाम था निकोलस कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस जो थे, जिन्होंने एक मॉडल दिया था जियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था आर्यभट्ट ने, उनके सपोर्ट में उनका स्टेटमेंट आया था। इन्हीं का पूरी बुक लिखी थी उन्होंने, कॉपरनिकस ने, निकोलस कॉपरनिकस ने। तो उनकी बात को प्रूफ किया था इन्होंने साहब, गैलीलियो ने ये टेलीस्कोप बनाकर एक्सपेरिमेंटली दिखाया लोगों को साहब कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये तो उस समय की बात है, बहुत पहले की बात है, मतलब 1400 की बात है। इसके 200 साल बाद आए थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन 1600 में, मतलब आज से लगभग 400 साल पहले। तो 200 साल तक लोगों के लिए यही एकमात्र टेलीस्कोप रहा। इसके बाद 200 साल बाद 1600 में जब न्यूटन आए, तो न्यूटन ने अपना एक टेलीस्कोप अलग से बनाया, जो इस टेलीस्कोप से बेहतर टेलीस्कोप माना जाता है, और आज के समय न्यूटन वाले टेलीस्कोप का ही हम इस्तेमाल करते हैं। एक और टेलीस्कोप है, मुझे नाम याद आ गया, कल याद नहीं आ रहा था, अभी याद आया। एक और टेलीस्कोप उसको बोलते हैं कैसेगेरियन टेलीस्कोप, स्पेलिंग ऑलमोस्ट यही है, कैसेगेरियन के नाम से। वो ऑलमोस्ट न्यूटन जैसा ही है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन ज़्यादातर केस में जो अभी इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूटन वाला ही किया जाता है, मोस्टली केस में किया जाता है। न्यूटन का टेलीस्कोप क्या है, वो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, ये रिफ्रैक्शन पर बेस्ड था। इसमें लेंस के बारे में बात हो रही थी हमारी, लेंस से संबंधित जो भी उसमें रहा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, सिंपली एक मोटी सी बॉडी ट्यूब होती है, और इसमें पीछे की तरफ बहुत कॉमन सा होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत कॉमन सी चीज है, एक बॉडी ट्यूब है बस, और एक बहुत ही अच्छा एक कॉनकेव मिरर होता है। पीछे की साइड में, ये आगे से खुला हुआ हिस्सा है, इधर से ये हिस्सा खुला हुआ है, इस तरह से पीछे से ये बंद है यहाँ पे। अब जहाँ से जैसे लाइट रे आएगी ना, सन से, या सन से नहीं, मतलब जहाँ से जिस ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं, मान लो इस तरह से आई, ये लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, और ये पैरेलल लाइट रेज जैसे ही जाके इस कॉनकेव मिरर से टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। आप सभी जानते हैं कॉनकेव मिरर पर अगर पैरेलल लाइट रेज डाली जाती हैं तो वो उसको फोकस पे जाके मिला देता है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जाकर मिलेंगी अपने फोकस पर। समझ में आ रही है बात सबको? हम क्या करेंगे साहब, हम इसके फोकस पर यहाँ पर लगा देंगे एक मिरर 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर लगभग एक प्लेन मिरर लगा देंगे बस। ये सिर्फ एक प्लेन मिरर है, कुछ नहीं इसके अंदर। जैसे ये लाइट रे आगे प्लेन मिरर पर आके टकराएंगी, ये प्लेन मिरर इन्हें फेंकेगा ऊपर की तरफ, और यहां पर लगा देंगे हम एक
कॉन्वेक्स लेंस, जिससे होकर लाइट रेज जाके फिर हमारी आंखों पर जाके मिलेंगी। मतलब यहाँ पे बेसिकली हमने लगा दिया है एक आई पीस। यहाँ से इसको हम देखते हैं। इसकी जाके इमेज बनेगी हमारी रेटिना पर जाके। समझ में आ रही बात पूरी ओवरऑल क्या कहानी रही कि जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उससे लाइट रेज आई, वो लाइट रेज आके पहले टकराएंगी कॉनकेव मिरर पर, कॉनकेव मिरर ने फोकस पे जाके मिला देगा और फोकस पे रखा है हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर, और जो प्लेन मिरर यहाँ बनने वाली इस इमेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा ऊपर की तरफ। और यहाँ लगा रखा हमने एक लेंस, उस लेंस से फिर हम देखेंगे, आई पीस इसको हम बोलते हैं, उस आई पीस से देखेंगे साहब ऑब्जेक्ट वहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है। ये जो टेलीस्कोप है ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है आजकल यही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बेटर यही होता है। इसमें रिफ्लेक्शन का यूज किया जा रहा है, उसमें रिफ्रेक्शन का। अब बात आती है साहब दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटर इसको क्यों मान रहे हैं उसको क्यों नहीं मान रहे। पहली बात, वो जो आपने इस्तेमाल किया है उसमें आप अपने इमेज को क्लियर करने के लिए बॉडी ट्यूब की लेंथ को बड़ा करते हैं। आपको जितना बेहतरीन इमेज चाहिए, जितना बड़े साइज की इमेज चाहिए, उतना आपको अपने इस बॉडी ट्यूब की लेंथ को बड़ा करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को बड़ा करना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप को बड़ा करने का मतलब है कि आपको बहुत बड़ी एक ट्यूब चाहिए जिससे आप टेलीस्कोप बना रहे हैं। मतलब जितना अच्छा टेलीस्कोप आप उसमें बनाना चाहोगे उतना बड़ा टेलीस्कोप हो जाएगा, ये लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो ये रही इसकी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बड़ी रिजोल्यूशन की इमेज चाहिए तो सिर्फ आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है बस, इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है भाई। हमें तो खाली इस वाले इससे तो मतलब नहीं रहा, हमें तो खाली इतने हिस्से पे देखना है बस भाई। इस वाले हिस्से का तो हमको यूज ही नहीं कर रहे ना, समझ में आ रही बात, हमें सिर्फ इतने हिस्से यूज करना है। तो अगर मैं ज्यादा बड़ा मिरर लगाना है तो ज्यादा बड़ा मिरर लगाने के लिए हमें सिर्फ इसकी चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा बस। इनकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, इन वाले टेलीस्कोप देखोगे बहुत छोटी लेंथ होती है इनकी, छोटी लेंथ होती है, बस मोटाई ज्यादा हो जाती है इनकी। ठीक है, एक प्रॉब्लम तो ये टेलीस्कोप में उसमें थी रिफ्रैक्शन वाले में, इसमें ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि लेंस को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा एक्यूरेसी उसमें चाहिए, ज्यादा मशीनरी मेथड उसमें ज्यादा लगते हैं लेंस को बनाने में। मतलब लेंस बनाना, एक बड़ा लेंस बनाना और एक बड़ा मिरर बनाना, दोनों में से लेंस बनाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बनाना थोड़ा आसान है कंपैरेटिवली। तो इसको बनाने के लिए हमें ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये इससे थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है। जितनी रिजोल्यूशन का उसमें बनाओगे आप, उतने रेजोल्यूशन का अगर इसमें बनाओगे तो ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा। ये हाई रेजोल्यूशन इमेज देता है, क्यों? कारण ये है, देखो लेंस में हो रहा है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन आप देख रहे हो, मान के चलो मून को देख रहे हो या किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उससे लाइट रेज आ रही हैं। हम जानते हैं लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने पर डिस्पर्स हो जाती हैं, डिस्पर्शन हो जाता है। सब लाइट आ रही है किसी और कलर की, आपके पास पहुंच रही किसी और कलर की। ऑब्जेक्ट है रेड कलर का, आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का। समझ में आ रही बात भाई? लेंस में क्रॉस होने के बाद उसकी वेवलेंथ बदल जा रही है, और वेवलेंथ बदल जा रही है इसका मतलब ये है कि साहब कि जो जिस कलर का वो था हमें उस कलर का दिखाई नहीं देगा, कलर बदल जाएंगे उसके। दूसरी बात, उसको क्रॉस करने पर स्कैटरिंग भी होगी, फैल जाएगी लाइट हमारी। तो यहाँ पर स्कैटरिंग थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया मैंने, मतलब उतनी ब्राइट इमेज हमको नहीं मिल पाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको क्योंकि लाइट किसी मीडियम से क्रॉस ही नहीं कर रही है, जस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रही है, केवल एक जगह छोटी जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है खाली यहाँ पर, वहां पर डबल रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो ज्यादा नुकसानदायक है इसके कंपेरिजन में। समझ में आ रही है? यहाँ पर जो जिस तरह का कलर है ऑब्जेक्ट का वैसा ही कलर हमें नजर आता है, जबकि उस वाले केस में कलर बदल जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच के, बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिफरेंस है। और इसमें सिर्फ आपको मिरर का जो विड्थ है, अपर्चर है, वो बढ़ाना है बस। जितना ज्यादा अपर्चर होगा उतना ज्यादा ब्राइट इमेज मिलेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा उस पर था, इस पर आइए बोर्ड पे जरा। हमने यहां पर देखा कि ऑब्जेक्टिव का जो साइज है वो बड़ा है, कारण क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव बड़ा क्यों बनाया? ऑब्जेक्टिव और बड़ा बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और छोटा बनाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा?
फर्क ये पड़ेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा लाइट को वो अपने अंदर ले जाएगा, और जितनी ज़्यादा लाइट को अंदर ले जाएगा इमेज उतनी ब्राइट बनेगी। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बस ऑब्जेक्ट को बड़ा करने का, सिर्फ एकमात्र यही कि जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी आप ऑब्जेक्ट बहुत दूर है वहां से देख रहे हो। अब जैसे मून है, मून आपका आपके जितने हिस्से से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ से हमें दिखाई देता है पूरा। इसका मतलब उस मून की रोशनी हाफ ऑफ द अर्थ पे जा रही है, और भी कई जगह जा रही होगी। आप उस अर्थ के छोटी सी जगह से टेलीस्कोप से देख रहे हो, उसमें भी आप अगर ऑब्जेक्ट को और छोटा कर दो तो अंदर कितनी लाइट जा पाएगी? लाइट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अंदर जा सके, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सोच के देखो जरा, बड़ा आपको हाई रिजोल्यूशन की इमेज चाहिए, आपको ब्राइट इमेज चाहिए, तो लेंस को बड़ा बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को। तो बड़े लेंस को बनाना आसान है या बड़े मिरर को बनाना आसान है? मिरर को बनाना आसान है, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ज्यादातर जो इस्तेमाल अब किया जाता है वो यही किया जाता है। कैसेगेरियन की जो मैं बात कर रहा था, वहां पे फर्क इतना है केवल कि जो हमारा यहाँ पे बॉडी ट्यूब लगा रखी है, आईपीस इसके ऊपर ऐसे देखेंगे यहाँ से। कैसेगेरियन में ये आईपीस इसके पीछे देखा होता है, यहाँ पर उसमें ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं, ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं कि ये आईपीस यहाँ लगा होता है पीछे की तरफ। बस इतना सा फर्क है, समझ आ रही बात? बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों कॉन्सेप्ट वही है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देख लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसमें वो ओवरकम हो गई हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इसको इस्तेमाल आजकल किया जाता है। यहाँ पे टेलीस्कोप की पूरी कहानी खत्म होती है।